अभी हम लोग पेज 29 से 31 पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वो देखेंगे। उसके पहले हम लोग ने क्या देखा था, मेरा अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट से ज़्यादा है तो मेरा एनपीवी पॉजिटिव है। आईआरआर इज इक्वल टू, अगर मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रहेगा एनपीवी 0 एंड अगर कम रहेगा आईआरआर तो एनपीवी नेगेटिव। हमेशा हम लोग को एनपीवी पॉजिटिव वाले प्रोजेक्ट्स के साथ जाना है, ठीक है। अभी हम लोग पे बैक पीरियड में, सिंपल पे बैक पीरियड बहुत ही प्लेन एंड सिंपल है। नॉर्मली हम लोग रियल लाइफ में ये यूज़ नहीं करते मेट्रिक, मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो मैंने डेलिबरेटली 2 एग्जाम्पल यहाँ पे पहले लिए हुए। पे बैक पीरियड क्या बताता है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, स्टार्टिंग में एक कंपनी है 100 करोड़ लिया है इन्वेस्टर से एंड 100 करोड़ का एक प्लांट एंड इक्विपमेंट बना रहा है एंड बाकी का खर्चा कर रहा है सो दैट एक प्रोजेक्ट लेना है उसको एंड वो फीजिबल है नहीं है फीजिबल वो देख रहा है। सिंपल पे बैक पीरियड क्या बोलता है, ये जो 100 करोड़ गया, जो 100 करोड़ इन्वेस्टर से लिया एंड इन्वेस्ट किया है कई प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये 100 करोड़ कितने साल में मुझे वापस मिलने वाला है, दैट इज़ ऑल यू हैव टू नो अबाउट पे बैक पीरियड। तो सिंपल इसमें क्या है, फर्स्ट ईयर में 30 करोड़ मिलने का प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये मिलने वाला है। सेकेंड ईयर क्या है, 30 करोड़ मिलेगा, थर्ड ईयर 40 एंड फोर्थ ईयर 50 करोड़। ये आज के तारीख में प्रेडिक्ट कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग में। तो कितने साल में पैसा मिलने वाला है, 3 इयर्स, 30 + 30 60, 60 + 40 100। तो पे बैक पीरियड कितना हुआ, पे बैक पीरियड इज 3 इयर्स। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर सिर्फ और सिर्फ पे बैक पीरियड के हिसाब से चलना है, जल्दी पैसा मिल गया मुझे अच्छा है कि लेट मिला तो अच्छा है, जल्दी मिलना। तो पे बैक पीरियड अगर पूछते हैं वो लोग एग्जाम में तो सबसे कम जो आता है पे बैक पीरियड दैट इज़ मच बेटर। सेकेंड सिचुएशन लेते, इसमें मेरा पे बैक पीरियड कितना है, 2 साल, तो पे बैक पीरियड इज 2 इयर्स। अभी सिर्फ और सिर्फ पे बैक पीरियड में लेता तो उससे क्या लगता है कौन सा प्रोजेक्ट बेटर रहेगा, ये वाला, क्योंकि इसका पे बैक पीरियड 2 इयर्स है। तो पे बैक पीरियड इन अ वे रफली मुझे लिक्विडिटी बताता है कि कितना जल्दी मुझे मेरा पैसा मिलने वाला है, वो पे बैक बताता है। ये दोनों में बेटर कौन सा है, पे बैक के हिसाब से ये वाला। बट इज़ इट नेसेसरी कि प्रोजेक्ट वाइज भी ये वाला बेटर रहेगा, नहीं, क्योंकि पे बैक पीरियड में मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कितना जल्दी मुझे पैसा मिल रहा है उतना ही देख रहा हूँ ना। इस केस में मैंने क्या देखा, 30 30 एंड 40। यहाँ पे मैंने क्या किया, 50 एंड 50, उतना ही देखा। मतलब यहाँ पे ये 2 इयर्स का कंसिडर किया, यहाँ पे ये 3 इयर्स का कंसिडर किया। अज्यूम करते 5 इयर्स का प्रोजेक्ट है ये, एक और साल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे 5th ईयर पे 20 करोड़ डाल देता हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ पे बैक के हिसाब से ये लग रहा है कि यार ये वाला अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को आई एम गेटिंग माई मनी बैक इन 2 इयर्स। बट इसके आगे का मैंने कंसिडर किया क्या, कैश फ्लोस, आगे का कैश फ्लोस कंसिडर करो कितना है, 20 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। इतना साइजेबल है क्या इसके कंपैरिजन में। इधर क्या है 50 एंड 70, एब्सोल्यूट अमाउंट में बहुत ज़्यादा है कि नहीं, बट वो मैं कंसिडर किया क्या, यानी कि पे बैक ईयर्स के बाद को मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्या, नहीं। प्लस टर्मिनल वैल्यू कंसिडर किया क्या, टर्मिनल वैल्यू नॉर्मली क्या है, लास्ट ईयर के कैश फ्लोस। हम लोग ये वाले कैश फ्लोस तो कर ही नहीं रहे, टर्मिनल वैल्यू एंड सैल्वेज वैल्यू भी नहीं कर रहे। सैल्वेज वैल्यू क्या होता है, फॉर एग्जांपल मशीनरी डाला है मैंने, जेरोक्स मशीन का डाला हुआ है पूरा एकदम बड़ा सा, पूरा 5 इयर्स के बाद मैं जेरोक्स मशीन वो बिजनेस ही बंद करना है, तो जेरोक्स मशीन बेच के मेरे को कुछ तो पैसा मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू। तो टर्मिनल वैल्यू के साथ साथ हम लोग जो लास्ट में बेचते हैं वो सब भी आता है, उसको हम लोग टर्मिनल वैल्यू सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं। वो टेक्स्ट बुक में एक लाइन दिया हुआ है, सिंपल है। तो सिर्फ और सिर्फ पे बैक पीरियड का आपको फ्लॉ समझा कि सिर्फ पे बैक पीरियड का 2 सिर्फ करेंगे तो क्या आएगा कि लिक्विडिटी वाइज ये बेटर है, बट इसका फ्लॉ क्या है कि उसके बाद के साल का मैं कैश फ्लोस कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट बिगेस्ट फ्लॉ। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कंसिडर करना है ना। हम लोग क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना है कि नहीं वापस, वो यहाँ पे कंसिडर किया है क्या मैंने, नहीं। तो 2 मेजर फ्लॉज है, एक कि फ्यूचर ईयर्स का कैश फ्लोस कंसिडर नहीं कर रहे, टर्मिनल वैल्यू सैल्वेज वैल्यू कुछ कंसिडर नहीं कर रहे। सेकेंड फ्लॉ क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही कंसिडर नहीं किया ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अभी एक सम ऐसे आ सकता है, यहाँ पे तो मैंने आपको 3 इयर्स 2 इयर्स करके दिया, ज़रूरी है क्या ऐसे एग्जैक्ट आए, नहीं। तो फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है 40 40 40 एंड 30, कितना है 100 करोड़ गया है, तो मेरा अगर 40 एंड 40 करता हूँ तो 2 इयर्स जाता है, थर्ड ईयर में 40 हो जाता है। तो ऑब्वियसली अगर मैं 3 इयर्स ले लूँ पे बैक तो 100 से ज़्यादा होगा, तो मेरा आंसर 2 इयर्स एंड 3 इयर्स के बीच में रहेगा। तो कैसे किया जाता है कैलकुलेशन, 2 इयर्स तक कितना हो गया 40 40 80 करोड़,
तो 2 ईयर्स तो मिनिमम लगने ही वाला है, तो आंसर है 2 प्लस कुछ तो 2 ईयर्स तक मेरे को 80 करोड़ मिलता है, 100 करोड़ के लिए कितना शॉर्टफॉल है 20 करोड़, तो प्लस 20 करोड़, लेकिन थर्ड ईयर में आने कितना वाला है 40, तो मैं क्या करूँगा 20 डिवाइडेड बाई 40, 20 मेरा रिमेनिंग है, 40 मेरा थर्ड ईयर में आने वाला है। समझ में आए, ये कुछ भी नहीं है, लीनियर इंटरपोलेशन है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इक्वल अमाउंट्स में मेरे को पैसा मिलने वाला है, तो कितना आ जाएगा आंसर 2.5 ईयर्स। अगर ये मंथ्स में करना है मेरे को, 2.5 ईयर्स को मंथ्स में करना है, तो क्या करना पड़ेगा 2 ईयर्स, ये 0.5 को क्या करना पड़ेगा 0.5 इंटू 12, तो 0.5 इंटू 12 कितना होता है 6, तो 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। एग्जाम में ये भी आ सकता है, सिंपल। अभी है ना, यहाँ पे सेकेंड फ्लॉ क्या बोला था मैंने कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मैंने कंसिडर नहीं किया, ठीक है। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड वही करता है। पेबैक और डिस्काउंटेड पेबैक में डिफरेंस क्या है, डिस्काउंटेड पेबैक क्या करता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कंसिडर करता है। तो सपोज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, मैं ये और ये अभी आप देखोगे 100 करोड़ 30 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ 50 एंड फिफ्थ ईयर पे 70 करोड़, तो यही वाला सम पेबैक में अनडिस्काउंटेड पेबैक में देख के करते हैं हम लोग। क्या लिया है मैंने 10%, तो ये सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या करना पड़ेगा, इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा, तो 30 करोड़ को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% विच इज 1.1 रेज टू 1। ये वाला 30 का क्या करना पड़ेगा 30 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू 2। इसके लिए क्या करना पड़ेगा 40 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू 3। इसका क्या करना पड़ेगा 50 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू 4 एंड इसका रेज टू 5। ये अभी कैलकुलेटर पे कैसे करोगे, ये वाला तो सिंपल है 30 डिवाइडेड बाय 1.1, तो क्या करोगे 30 डिवाइडेड बाय 1.1 करोगे तो आंसर आता है 27.272। अभी है ना, ये लिखना नहीं है आपको, ऑल यू हैव टू डू जैसे ही कैलकुलेट कर दिया आपने, इसको आपको STO जो यहाँ पे है स्टोर करना है, ऐसे STO प्रेस करना है और उसके बाद 1 प्रेस करना है। तो ये क्या हो गया, STO के बाद आपको 1 प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर 1 में वो स्टोर हो गया है। तो अभी उसको वापस लेके कैसे आओगे, तो ऑल यू हैव टू डू इज RCL इज नथिंग बट रिकलेक्ट, तो रिकलेक्ट 1, तो ऑटोमेटिकली 27.27 आ जाएगा। सेकेंड का कैसे करोगे 30 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू 2। तो सबसे ईजीएस्ट वे जो मुझे लगता है, पहले 1.1 रेज टू 2 कर लो, तो 1.1 रेज टू 2, तो हम लोग कैसे करेंगे 1.1 रेज टू 2, ऑल यू हैव टू डू इज 1.1 रेज टू 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे y रेज टू x करके, तो बेसिकली y रेज टू x 1.1 करने के बाद y रेज टू x फंक्शन बेसिकली क्या बोल रहा है, y हमारा 1.1 है, x हमारा 2 जैसा काम करेगा, तो ऑल यू हैव टू डू इज 1.1 फिर y रेज टू x प्रेस करोगे एंड फिर 2 फिर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे करने के बाद फिर 2 करने के बाद आंसर आएगा 1.21। ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया है। डिनोमिनेटर को सीधा न्यूमरेटर पे लेके आ जाओ, क्योंकि क्या है बेसिकली ये क्या है 30 डिवाइडेड बाय 1.21, तो जैसे ही 1.21 को ऊपर लेके आ जाऊँ एंड इंटू 30 करूँ तो भी आंसर वही आएगा। तो ये 1.21 को ऊपर कैसे लेके आ सकते हैं, रेसिप्रोकल लगा के, तो देयर इज़ अ फंक्शन कैलकुलेटर में 1/x, तो क्या करोगे ये 1.21 आ गया आपको, 1.21 के बाद अब 1/x करके फंक्शन है वो आप प्रेस कर लो, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा 0.826 इंटू 30, तो आंसर आ जाता है 24.793। अभी आप क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो टाइम कंज्यूमिंग लगेगा आपको, बट दैट इज़ परफेक्टली फाइन, विद टाइम ये बहुत सिंपल एंड फास्ट हो जाता है। तो इसको आप क्या करोगे, इसको जैसे STO में STO 1 किया, इसको क्या करना पड़ेगा STO 2, तो आप STO 2 करोगे। लाइक वाइज 40 के लिए 40 डिवाइड बाई 1.1 रेज टू 3, तो कैसे करोगे डबल 1.1 फिर y रेज टू x फिर 3 इज इक्वल टू, फिर वो नीचे का डिनोमिनेटर आ गया, उसको रेसिप्रोकल करने के लिए 1/x इंटू 40, तो आंसर आ जाता है 30.0525। ये क्या करना पड़ेगा STO 3 स्टोर 3, उसके बाद फोर्थ में कितना आ रहा है 50, इसको भी करना है, तो कैसे करेंगे शैलेश 1.1 y रेज टू x 4, उसका फिर रेसिप्रोकल के लिए 1/x इंटू 50, इसको क्या करना पड़ेगा STO 4। समझ में आ गया। तो हम लोग ने स्टोर 1
1 2 3 4 में स्टोर कर दिया है। अभी क्या करना है, सेम यही वाला मेथड यहाँ पे लगाना है। तो करके देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर में मिला के कितना आएगा। तो क्या करना है, RCL1 तो आ जाएगा 27.27 प्लस RCL2 प्लस RCL3 तो कितना हो जाता है 82.118। 3 साल में 82.118 होता है। इतना क्लियर है। तो 3 इयर्स तो मिनिमम लगने ही वाला है, क्योंकि हम लोग को 100 रिकवर करना है। ये 100 का प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं होता है, क्योंकि 100 का एज ऑफ डेट है ना, तो इसका क्या का प्रेजेंट वैल्यू होगा। तो 82.118 है ये तीनों का प्रेजेंट वैल्यू मिलाएंगे तो, ठीक है। प्लस तो 3 साल तो मिनिमम लगने वाला है, प्लस कितना आउटस्टैंडिंग है अभी 82.118 माइनस 100 करोगे उतना आउटस्टैंडिंग है, विच इज़ कितना 17.8812। लेकिन कितना मिलने वाला है मुझे 4th ईयर में प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में। ये किया हुआ था किस में, कैसे करना है, RCL4, क्योंकि 4th में मैंने स्टोर किया था ना इसका प्रेजेंट वैल्यू, तो वो वापस लेना है। तो RCL4 तो करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 34.1506। तो ऑल यू हैव टू डू इज 3 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। क्या आएगा 17.8812 डिवाइडेड बाई 34.1506 तो 3.5235। तो अगर इसको ये ईयर्स में आएगा तो इसको अगर मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे 3 इयर्स एंड कितना इंटू 12, ये 0.5235 इंटू 12 करोगे तो अगेन आ जाएगा अराउंड 3.3 इयर्स एंड 6 मंथ्स लगभग। ठीक है, क्लियर है ये कंसेप्ट, सिंपल है, बट हाँ 1-2 बार ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। क्लियर 100%। इसके बाद अगेन सेम, इसमें फ्लॉ क्या है कि हम लोग आगे के ईयर्स कंसिडर नहीं कर रहे। प्रॉब्लम तो वो सेम एग्जिस्ट करेगा ही, जो फ्लॉ 1 था वो एग्जिस्ट करेगा ही कि आगे के कैश फ्लोज कंसिडर नहीं हो रहे, टर्मिनल वैल्यू कंसिडर नहीं हो रहा है, सैल्वेज वैल्यू, बट जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो हम लोग ने यहाँ पे कंसिडर किया है। अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे कितना ईयर्स हो रहा था, सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे कितना ईयर्स हो रहा था 3 इयर्स, यहाँ पे कितना ईयर्स हो रहा है 3.6, 3 इयर्स एंड 6 मंथ्स। क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ना मैंने इसका क्या निकाला है, प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, जिसकी वजह से कैश फ्लोस कम हो जाएगा। तो कैश फ्लोस कम हो जाएगा तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे रिकवर करने के लिए। तो हमेशा याद रखो डिस्काउंटेड पे बैक हमेशा ग्रेटर रहेगा पे बैक पीरियड से। जब भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 0 से ज़्यादा रहेगा, जो कि ऑब्वियस है, मेरा डिस्काउंटेड पे बैक वुड बी ग्रेटर देन पे बैक पीरियड। माई डिस्काउंटेड पे बैक वुड बी ग्रेटर देन पे बैक। तो एग्जाम में कभी कभी बहुत सिंपल आता है, एग्जाम में आ जाएगा आपको डिस्काउंटेड पे बैक निकालने। ये अभी अगर एकदम फास्ट भी अगर आप करोगे 45 सेकेंड्स लगेगा, ठीक है, बट अगर इतना सिंपल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, तो आप है ना डिस्काउंटेड पे बैक के पहले पे बैक निकाल लो। कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो आपको 100% पता है कि आपका आंसर 3 से ज़्यादा ही रहने वाला है। एग्जाम में ऑप्शन जैसे आएंगे 2.8 ईयर्स, 3 इयर्स एंड 3.5 ईयर्स, तो क्या करोगे, ऑटोमेटिकली ये टिक करोगे ना, क्योंकि पे बैक का 3 आ रहा है, डिस्काउंटेड पे बैक उससे ज़्यादा ही होगा, तो डायरेक्ट 3.5। क्लियर है 100%। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे जाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज नथिंग बट एनपीवी ओनली। सिंपल है, अभी मैं बताता हूँ क्या है। एनपीवी क्या था हमारा, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। अभी हम लोग ने, अगर आप रेशियोज पढ़े हो कभी, अगर टीवाई में, एफवाई में, एसवाई में नहीं भी किया तो कोई इशू नहीं है, बट हम लोग हमेशा रेशियोज में देखे कि वर्किंग कैपिटल एंड करंट रेशियो करके एक होता है। करंट रेशियो इज नथिंग बट CA अपॉन CL, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। यानी कि ये दोनों एक ही चीज बता रहा है, बट एक रेशियो के थ्रू बता रहा है, एक डायरेक्ट बता रहा है, मतलब तो सेम ही है ना। लाइक वाइज एनपीवी और पीआई है। एनपीवी क्या बोलता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। एनपीवी वैसे कंसेप्ट वाइज क्या है, एनपीवी अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, मैंने आपसे पैसा लिया है सपोज 100 करोड़, एवरी ईयर जितना भी मैं पैसा बना रहा हूँ आपको कंपाउंडेड 10% में दूंगा। वो देने के बाद स्टार्टिंग में मैं अगर 100 करोड़ लिया था, वो भी लौटाने के बाद मेरे पास जितना बचता है वो मेरा एनपीवी है, वही मैंने एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली क्या है आपका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज एनपीवी।
पी आई इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। तो अगर मेरा एनपीवी पॉजिटिव है, अगर मेरा एनपीवी पॉजिटिव है यानी कि मेरा इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से, और अगर इनफ्लो ज्यादा है मेरा आउटफ्लो से, तो मेरा पीआई का जो वैल्यू रहेगा वो 1 से ज्यादा रहेगा। सोच के देखो, समझ में आ रहा है? तो अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो पीआई 1 से ज्यादा, एनपीवी 0 है तो पीआई 1, क्योंकि सेम रहेगा ना दोनों, तो 1। एनपीवी नेगेटिव है तो 1 से कम पीआई। सिंपल। तो अगर ये वाला सम लेते हैं हम लोग, ये ऑलरेडी हम लोग ने पहले किया था, पेज नंबर 25 में एनपीवी का था जो हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व किया है। इसका हमने एनपीवी निकाला था। एनपीवी निकालने के लिए क्या किया था हम लोग ने, जल्दी बताओ एक बार। CF0 कैश फ्लो 0 में क्या डाला था, 100 लेकिन माइनस, तो माइनस, फिर एंटर, फिर डाउन एरो, C01 कितना है 25, एंटर, डाउन एरो, फ्रीक्वेंसी 1 का 1 ही रहेगा, C02 कितना है 50, एंटर, डाउन एरो, फ्रीक्वेंसी 1, फिर वापस डाउन एरो 75, एंटर, फ्रीक्वेंसी डाउन, और डाउन करेगा तो फ्रीक्वेंसी 1 ही है। एनपीवी के लिए वो लोग क्या पूछेगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 9, तो 9, एंटर, फिर डाउन एरो एंड फिर कंप्यूट। कितना आ रहा है 22.9335। कभी भी पीआई निकालना है ना तो एनपीवी निकाल लो, सिंपल है। देखो अभी कैसे पीआई निकलेगा, एनपीवी मेरा 22.93 है, आउटफ्लो मेरा कितना है -100, मतलब 100 मेरा आउटफ्लो है, एनपीवी मेरा 22.93, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना होगा, ऑब्वियसली ना 22.93 प्लस 100 ही रहेगा, क्योंकि एनपीवी क्या है, एनपीवी अगर 22.93 है, मेरा आउटफ्लो अगर 100 है, तो ये उससे ज़्यादा होना चाहिए ना, कितने से ज़्यादा होना चाहिए, 100 से, मतलब 100 प्लस 22 से ज़्यादा रहना चाहिए, तो ये कितना रहेगा मेरा 122.93, ये 122.93 है, माइनस 100 विल गिव मी 22.93 ना। तो अलग सा एक एक निकालने का भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा पीवी ऑफ इनफ्लोस कैसे निकाल सकते हो, एनपीवी आपका 22.93 है, आउटफ्लोस आपका 100 है, तो मेरा इनफ्लोस कितना होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा ना आउटफ्लो से, इसके लिए तो एनपीवी पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा 100 प्लस 22.93 विच इज़ 122.93। तो कैसे करेंगे ये, अगर मेरे को पीआई निकालना है इसका, तो क्या करूँगा 122.9335 डिवाइडेड बाय, तो कितना आ जाएगा 1.229335। क्लियर है? 100%। आपको ऐसे पूछ सकते हैं, अगर आईआरआर मेरा रिक्वायर्ड से ज़्यादा रहेगा तो पीआई मेरा 1 से ज़्यादा रहेगा, 1 से कम रहेगा कि 1 रहेगा। अगर आईआरआर मेरा रिक्वायर्ड रेट से ज़्यादा है, अगर आईआरआर मेरा रिक्वायर्ड रेट से ज़्यादा है तो एनपीवी मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एनपीवी पॉजिटिव हो गया मतलब मेरा पीआई क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा। सिंपल लग रहा है, बस इतना ही है। तो ये पहले लिख लो, उसके बाद आगे का देखेंगे। पेज 31-32 एनपीवी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली, तो समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ ही जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, ठीक है, दोनों स्टार्टिंग में कितना आउटफ्लो कर रहे हैं 2000। प्रोजेक्ट ए का अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट देखूँ कि कितना इनफ्लो आ रहा है, तो कितना आ रहा है, लगभग 1000 प्लस 800 1800 1800 प्लस 600 2400 प्लस 200 2.6K, ठीक है। लाइकवाइज प्रोजेक्ट बी का टोटल कितना आ रहा है, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 12 इज 2.8। तो अगर आप एब्सोल्यूट अमाउंट पे देखोगे तो कैश इनफ्लोस किसका ज़्यादा है, प्रोजेक्ट बी का। तो यहाँ पे बस डिस्काउंट रेट से अलग अलग, रिक्वायर्ड रेट्स अलग अलग लिया है, एक 0% लिया है, एक 5% लिया है, एक 10% लिया है, ठीक है, 0 5 10। 0% मतलब क्या, कोई डिस्काउंट ही नहीं है, तो बेसिकली एनपीवी क्या हो जाएगा 2.6 माइनस 2000, तो कितना हो जाएगा 600। लाइकवाइज बी का कितना हो जाएगा 2800 माइनस 2000, तो कितना हो गया 800। तो बस ये एनपीवी प्रोफाइल है ना, हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से कर रहे हैं। एक्स एक्सिस इज नथिंग बट आर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज नथिंग बट क्वांटिटेटिवली डिस्काउंट रेट ओनली, तो ये हमारा डिस्काउंट रेट है, एंड वाई एक्सिस में हमारा एनपीवी है। तो अगर मैं 0 रखूँ मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट इज 0, यानी कि इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं देना, इन दैट केस कंपनी का एनपीवी प्रोजेक्ट बी का कितना है 800, ए का कितना है 600। अगर मैं डिस्काउंट रेट 5% करूं तो मेरा एनपीवी कितना हो जाएगा, ए का 360.84, बी का कितना हो जाएगा 413, ठीक है। एक बार एक का सॉल्व करके देखें, इसका 360.84 कैसे करोगे, CF0 कैसे करोगे, CF0 में कितना डालोगे 2000
माइनस एंटर, फिर डाउन एरो C01 कितना हो जाएगा 1000, एंटर डाउन एरो F01 तो 1 ही रहेगा, सब कुछ 1 ही रहेगा फ्रीक्वेंसी। C02 कितना है 800, एंटर डाउन एरो, फिर वापस डाउन एरो C03 600, एंटर डाउन एरो C04 इज 200। फिर NPV ढूंढने के लिए फिर वो लोग आई पूछेंगे, वो हमारा डिस्काउंट रेट है 5%, तो 5 एंटर डाउन एरो कंप्यूट 360.8475। ठीक है, ऐसे करना है। तो ये अगर मैं प्लॉट करूँ ना तो ऐसे दिखता है। तो क्या समझ में आ रहा है इससे कि जब 5% डिस्काउंट रेट है, रिक्वायर्ड रेट 5% है, तो प्रोजेक्ट बी का जो NPV है दैट इज ग्रेटर देन ए, प्रोजेक्ट बी इज का NPV इज ग्रेटर देन ए। जब मैं डिस्काउंट रेट 10% कर दूं तो आप देखोगे सरप्राइजिंगली क्या हो रहा है, मेरा प्रोजेक्ट ए का NPV इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे आप देखोगे तो ए जो छोटा था स्टार्टिंग में NPV, उसका NPV इज ग्रेटर देन बी का। तो आप देखो अगर यहाँ पे बी जैसे जैसे रिक्वायर्ड रेट बढ़ रहा है उतना ड्रास्टिक फॉल हो रहा है बी में, लेकिन ए का कैश फ्लोज अगर आप देखोगे, NPV देखोगे, मेरा रिक्वायर्ड रेट बढ़ भी रहा है तो इतना ड्रास्टिकली गिर नहीं रहा है कैश फ्लोज। उसका रीजन बता सकते हो क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मैंने टाइमलाइन में बनाया, जो प्रोजेक्ट ए का मेजर कैश फ्लोज जो है वो जल्दी आ रहा है, 1000, 8000, 1800 ये सब पहले ही आ रहा है। बट प्रोजेक्ट बी का अगर आप देखोगे मेजर कैश फ्लो कहाँ पे आ रहा है? लास्ट में आ रहा है। एंड ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है, इसका 2600 है तो इसका 2800 है, ऐसा नहीं है कि ये 2600 है और ये 4000 5000 कुछ है, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। प्लस यहाँ पे पैसा मुझे जल्दी आ रहा है, तो अगर पैसा जल्दी आ रहा है इस पे डिस्काउंटिंग का इफेक्ट ज़्यादा आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 1.1:1। बट इसका क्या हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई 1.1:4। तो इस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ना कंपेयर टू दिस। दैट्स द रीजन ये एकदम ड्रास्टिक फॉल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? NPV प्रोफाइल का मतलब ये है कि अगर मेरे को एकदम, मेरा कंपनी ज़्यादा रिस्की नहीं है एंड रिक्वायर्ड रेट मार्केट में मेरे कंपनी का सिर्फ 5% है हाइपोथेटिकली, तो मैं कौन सा प्रोजेक्ट लूँगा? दोनों में प्रोजेक्ट बी लूँगा। रिक्वायर्ड रेट अगर 10 है, हमारे इंडिया का रिक्वायर्ड रेट लगभग 15% होता है, तो रिक्वायर्ड रेट अगर 10% है, अभी ये हम लोग US कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, रिक्वायर्ड रेट अगर 10% है तो मैं कौन सा प्रोजेक्ट लूँगा? प्रोजेक्ट ए। 5% है तो मैं लूँगा प्रोजेक्ट बी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई भी डाउट है? अच्छा, ये जो NPVs है ये मेरा क्या है बेसिकली? NPV ये वाले पॉइंट पे एंड ये वाले पॉइंट पे जो आता है, ये मेरा प्रोजेक्ट बी का यहाँ पे जो आंसर आएगा ये क्या है? मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा कि IRR? IRR, क्योंकि IRR इज दैट रेट एट विच NPV इज 0, बराबर ना? IRR इज दैट रेट जहाँ पे NPV इज 0। सिंपल है, मतलब ये वो पॉइंट रहेगा जहाँ पे IRR इज इक्वल टू WACC। इसके लिए तो NPV 0 है, तो रिक्वायर्ड रेट कितना है यहाँ पे? कितना आएगा? इसका करके दिखाओ मेरे को, ये वाला। दिस इज व्हाट प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट बी का IRR निकालो जल्दी। 2000, या तो चलो इसका निकालते हैं, इसका ऑलरेडी डेटा है मेरे पास। C01, फिर C02 इज 800, C03 600, C04 इज 200। तो IRR कंप्यूट, तो IRR कंप्यूट करेंगे तो कितना आ रहा है? 14.48। प्रोजेक्ट ए है ये, प्रोजेक्ट ए का ये कितना है? 14.48%। तो अगर मेरा रिक्वायर्ड रेट 14.48% है तो मेरा NPV 0 आएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट है? यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी ऐसा हो सकता है कि मेरा रिक्वायर्ड रेट है ना 7.2% आ रहा है। कितना आ रहा है? रिक्वायर्ड रेट इज 7.2%। अगर आप देखोगे जब मेरा रिक्वायर्ड रेट 7.2% है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 7.2% है, तो मेरा NPV ये क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट ए का NPV इंटरसेक्ट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ओवर रेट। क्रॉस ओवर रेट वो रेट है, कितना है क्रॉस ओवर रेट? 7.2%। 7.2% वो रेट है जहाँ पे प्रोजेक्ट बी का एंड प्रोजेक्ट ए का NPV सेम रहेगा। प्रोजेक्ट ए एंड बी NPV would be the same, तो I would be indifferent
कि मैं प्रोजेक्ट ए लूँ या प्रोजेक्ट बी लूँ, मुझे फ़र्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये पॉइंट पे मेरा एनपीवी सेम है। उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ओवर रेट, या ऐसे भी बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द एनपीवी वुड बी 0। ये दोनों का एनपीवी सेम है, यानी कि ये दोनों का डिफरेंस जो रहेगा एनपीवी का 0। क्रॉस ओवर रेट कैसे भी बोल सकते हैं हम लोग, रेट एट विच प्रोजेक्ट ए एंड बी का एनपीवी इज सेम और इज डिफरेंस बिटवीन द एनपीवी ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट्स इज 0। दोनों भी सेम ही चीज़ बता रहा है। तो ये 7.2% निकालते कैसे है ना, वो हम लोग को पहले हुआ करता था कैलकुलेशंस, अभी नहीं है। हैविंग सेड दैट मैं एक बार बता देता हूँ क्या किया। प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी किया है, ये प्रोजेक्ट ए है प्रोजेक्ट बी है। ऑल यू हैव टू डू इज दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं सबको। तो इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है, 0 नहीं ना, -2000 माइनस -2000 माइनस -2000, तो वो प्लस हो जाएगा ना 2000। तो -2000 प्लस 2000 कितना है, 0। 1000 माइनस 200 कितना है, 800 माइनस 600, 600 माइनस 800 माइनस 200 एंड 200 माइनस 1200 इज -1000। इसका है ना IRR ढूंढोगे तो मुझे एग्जैक्टली क्रॉस ओवर रेट मिलेगा। क्रॉस ओवर रेट क्या था, जहाँ एनपीवी दोनों का सेम रहेगा, बराबर। ये एक बार कैलकुलेट करो। तो अभी इसका IRR ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, CF0 0, CF1 800, CF2 200, CF3 माइनस 200, CF4 माइनस 1000। तो एक बार करके देखो तो लगभग 7.2% आना चाहिए। तो CF0 में कितना लेंगे, 0। CF1 कितना लेंगे, 800। CF2 कितना लेंगे, 200। CF3 कितना लेंगे, 200 माइनस, एंड CF4 कितना लेंगे, कैश फ्लो 4000 माइनस, एंटर। एंड उसके बाद IRR कंप्यूट करेंगे। IRR कंप्यूट करेंगे तो आंसर आता है 7.167%, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7.2%। अभी है ना, अगेन ये वाला जो मैं करने वाला हूँ ये सब हम लोग को एग्जाम में आने वाला नहीं है, बट हैविंग सेड दैट मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्रॉस ओवर रेट कैसे निकालते हैं। अभी मुझे एक बात बताओ, ये तो मैंने आपको मैथमेटिकली बताया, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि मैंने IRR ही क्यों लिया? क्रॉस ओवर रेट फाइंड करने के लिए मैंने IRR क्यों कंप्यूट किया? क्रॉस ओवर रेट का मीनिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन एनपीवी ए एंड बी शुड बी 0, बराबर। व्हाट इज दैट रेट, व्हाट इज दैट रेट जहां पे एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए माइनस प्रोजेक्ट बी इज 0, बराबर। IRR का क्या था, व्हाट इज दैट रेट जहां पे एनपीवी इज 0। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एनपीवी इसका प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी को माइनस किया, बराबर, एंड IRR कंप्यूट किया ताकि व्हाट इज दैट रेट जहाँ पे मेरा एनपीवी 0। समझ में आया? दैट्स द रीजन हम लोग ये इसको दिस माइनस दिस करते हैं और उसका फिर IRR निकालते हैं। अगेन इतना डेप्थ में जानने का नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं आने वाला है। बाय एनी चांस अगर कुछ पूछते उसके लिए 7.2% आया, कितना आया, 7.167%। अगर आपको चेक करना है, मैं क्या बोला, ये पॉइंट पे दोनों का एनपीवी सेम रहेगा। एक काम करो, आप बी का कैलकुलेट करो, मैं ए का कैलकुलेट करता हूँ। रेट कितना लगाते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट 7.167, जो एग्जैक्ट है ना वही लगाते, ठीक है। तो हम लोग करते हैं CF0 में प्रोजेक्ट ए करता हूँ, प्रोजेक्ट बी करो। कितना आएगा प्रोजेक्ट ए के लिए, 2000, C01 is 1000, C02 is 800, C03 is 600, C04 is 200, ठीक है। एनपीवी के लिए आई जो है वो हम लोग ये डालते हैं 7.167%, एंटर। एनपीवी आता है 268.809, प्रोजेक्ट बी का भी वही आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट पार्ट देखेंगे कैपिटल बजटिंग का, पेज 33 से 35। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे एनपीवी एंड IRR का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एनपीवी का एडवांटेज, सबसे एकदम क्लियर कट एडवांटेज क्या है, वो बताता है शेयर होल्डर को कितना वैल्यू मिल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल एनपीवी है 1000 करोड़ एक प्रोजेक्ट का, एंड नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग क्या है वो कंपनी का 500 करोड़। तो एक शेयर के पीछे कितना हो रहा है, जो मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू है, एक शेयर के पीछे कितना हुआ,
1000 डिवाइडेड बाय 500 विच इज 2 रुपीज़, बराबर। ये हम लोग को टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 35 में दिया हुआ है, ठीक है ना, थियरी में। वही मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक शेयर के पीछे 2 रुपया, तो हाइपोथेटिकली ऐसे समझते हैं कोई कंपनी है जिसका करंट शेयर प्राइस मार्केट पे 32 है, तो कैसे होगा ये 30 अगर शेयर प्राइस है एक कंपनी का, वहाँ का जो सीईओ है वो लोग एक और प्रोजेक्ट लेने का सोच रहे हैं, सीईओ सीएफओ लोग ने मिलकर डिसाइड किया कि एक और प्रोजेक्ट लेना है, एंड वो प्रोजेक्ट का एनपीवी क्या है 1000 करोड़, एंड नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितना है मार्केट पे 500 करोड़, तो पर शेयर 2 रुपीज़। यानी कि हाइपोथेटिकली अगर जैसा प्रेडिक्ट कर रहा है सीईओ एंड पूरा मैनेजमेंट जैसा प्रेडिक्ट कर रहा है कि मेरा एनपीवी 1000 करोड़ होगा एक प्रोजेक्ट लिया तो, एंड अगर पब्लिक भी शेयर होल्डर्स भी एग्री कर रहे हैं वो चीज़ को, तो शेयर प्राइस 30 का कितना जाना चाहिए 30 प्लस 2 रुपीज़ 32 रुपीज़ हाइपोथेटिकली जाना चाहिए। रियल लाइफ सिनेरियोज में वैसा नहीं होता। रियल लाइफ सिनेरियो में कैसा होगा, अगर मैनेजमेंट एक नया प्रोजेक्ट भी ले रहा है, जो इन्वेस्टर्स है वो लोग गेज करेंगे कि क्या रिस्क है और कितना रिटर्न है, उसके हिसाब से जो एनपीवी है। अगर ऐसा भी हो सकता है मैनेजमेंट को लग रहा है कि एक शेयर के पीछे 2, पब्लिक को लग रहा है कि सुपर्ब है और भी अच्छा है, तो क्या हो सकता है 32 का 34 रुपीज़ भी हो सकता है। लाइकवाइज जो मैनेजमेंट को लग रहा है, अगर इन्वेस्टर्स को नहीं लग रहा है तो उल्टा शेयर प्राइस गिर भी सकता है, अगर उनको लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट में इतना दम नहीं रहेगा तो, ठीक है। बट एग्जाम में हम लोग को क्या करना है, सपोज एनपीवी इज 1000, इफ देर आर 500 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, तो पर शेयर यू विल बी गेटिंग 2 रुपीज़। करंट शेयर प्राइस मार्केट में 30 रुपीज़ है, तो हाइपोथेटिकली शेयर प्राइस कितना होना चाहिए 2 रुपया, तो फिर कितना हो जाएगा 30 प्लस 2 32, ठीक है। क्लियर है, ये उसका एडवांटेज है। एनपीवी का वैसे डिसएडवांटेजेस बहुत ही कम है, एक डिसएडवांटेज है, वो भी एक्चुअली क्लियर डिसएडवांटेज नहीं है, बट मैं आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से बताता हूँ वो लोग किस वे से उसको एक डिसएडवांटेज बोल रहे हैं। जब भी है ना हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनपीवी देखते हैं, मतलब हम लोग 2 प्रोजेक्ट है एंड 2 प्रोजेक्ट का एनपीवी देख रहे हैं, तो वी डू नॉट कंसिडर द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उसका मतलब क्या, टेक्स्ट बुक ये बोलता है कि सपोज देर आर 2 प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, एनपीवी प्रोजेक्ट ए का कितना है 70 लाख, प्रोजेक्ट बी का कितना है 60 लाख, तो आइडियली मैं कौन सा एक प्रोजेक्ट के साथ जाऊंगा 70 लाख, क्यों, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर वैल्यू इंक्रीज करेगा, बराबर है। बट टेक्स्ट बुक ये बोलता है कि तुम लोग है ना स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट का साइज नहीं देखते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 70 लाख मिल रहा है लेकिन वो प्रोजेक्ट का साइज कितना है 1 करोड़, एंड यहाँ पे मुझे 60 लाख मिल रहा है लेकिन प्रोजेक्ट का साइज कितना है सिर्फ 30 लाख, तो आइडियली ये ज़्यादा बेटर हुआ ना कंपेयर टू ये। बट हम लोग एनपीवी में साइज नहीं देखते, ऐसे वो लोग बोल रहे, बट इन रियल टर्म्स ऐसे तो नहीं होता है ना। जब भी हम लोग एक्चुअली एक बिजनेस करते हैं हम लोग देखते ही है साइज भी, बट सिंस ये एक कंसेप्ट है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंसेप्ट में वी डू नॉट कंसिडर द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर सिर्फ एनपीवी देख रहे तो फॉर एग्जाम्पल 70 लाख से 60 लाख है, हम लोग ये भी देखने चाहिए कि अरे कितना आउटफ्लो हुआ था हमारा, क्या था, क्या क्वांटम में हुआ था। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है और उसमें 70 लाख मिल रहा है, और 30 लाख का प्रोजेक्ट है उसमें 60 लाख मिल रहा है, तो आइडियली दिस वन इज मच बेटर कंपेयर टू दिस वैल्यू वाइज। समझ में आ रहा है, यही एक डिसएडवांटेज है, नहीं तो एनपीवी सुपर मेट्रिक है। एंड रियल लाइफ में भी ना हम लोग आईआरआर और एनपीवी दोनों ढूंढते, बट हमेशा वी गो विथ एनपीवी। उसका रीजंस आगे मैं बताऊंगा। आईआरआर का एडवांटेज क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सो का अगर एग्जाम्पल लूँ, रिलैक्सो का अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 15% है, आईआरआर उसका 21% है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रिक्वायर्ड रेट से भी 6% एक्स्ट्रा कमा रहे, बराबर। तो एक तरीके का वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताता है हम लोग को, बराबर है। तो आईआरआर सपोज 15% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, यानी कि सेफ्टी मार्जिन कितना है 15 माइनस 10 5%। ये बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, मतलब ये बता रहा है सपोज आईआरआर 15 है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, यानी कि रिक्वायर्ड रेट से भी एक्स्ट्रा 5% कमा रहे, यानी कि एनपीवी पॉजिटिव, यानी कि शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज। क्लियर है, आईआरआर यही बताता है। लेकिन आईआरआर का ना डिसएडवांटेजेस बहुत है। सबसे फर्स्ट डिसएडवांटेज देखो, अभी हम लोग कभी भी प्रोजेक्ट्स कंसिडर करते हैं, अभी तक कैसे प्रोजेक्ट्स कंसिडर करते आ रहे, सपोज इट्स अ 3 ईयर प्रोजेक्ट, तो व्हाट वी डू इज स्टार्टिंग में मेरा 50 करोड़ गया, फिर फर्स्ट ईयर 30 करोड़ आया, सेकेंड ईयर 20 करोड़ आया, थर्ड ईयर 40 करोड़ आया, बराबर। बट इन रियल लाइफ इट माइट बी द केस कि यहाँ पे लॉस हो सकता है, बराबर है, या कुछ एक्सपेंशन किया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है जिसकी वजह से कैश फ्लो नेगेटिव हो सकता है, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है ना 50 करोड़ 30 करोड़ एंड देन 1 ईयर -2 करोड़ एंड देन अगेन 40 करोड़,
पॉसिबिलिटी तो है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकन्वेंशनल कैश फ्लो। हमेशा जब कन्वेंशनल कैश फ्लो होता है तो आईआरआर निकलता है, बट अनकन्वेंशनल कैश फ्लो रहेगा तो इट माइट बी द केस कि आप है ना मल्टीपल आईआरआर या नो आईआरआर फेस कर सकते हो। नो आईआरआर का मतलब क्या है, जब आप कैलकुलेटर में कंप्यूट करने जाओगे आईआरआर तो एरर दिखाएगा अनकन्वेंशनल कैश फ्लो में जब आप करोगे। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकली वो सॉल्व नहीं हो सकता, बस वही रीजन है और कुछ रीजन नहीं है। या तो मल्टीपल आईआरआर आएगा, मतलब यही सपोज ये मैंने करिकुलम से निकाला है एग्जाम्पल, ये वाले सम में ना देर आर 2 आईआरआर्स। आईआरआर क्या? आईआरआर इज दैट रेट एट विच एनपीवी इज 0, बराबर है। आईआरआर इन रियलिटी क्या है कंसेप्ट, कि अगर ये 3 साल के लिए प्रोजेक्ट हम लोग ले रहे हैं, अज्यूमिंग हम लोग को इतना ही मिलने वाला है, तो इन दैट केस मेरा एक्चुअल रिटर्न्स कितना हुआ एनुअलाइज्ड बेसिस पे, वो आईआरआर था। तो इट माइट बी द केस कि ये वाले प्रोजेक्ट में क्या है, स्टार्टिंग में पैसा गया, फिर पैसा आया, कुछ भी नहीं आया, लास्ट में पैसा गया, तो अनकन्वेंशनल कैश फ्लो। इट माइट बी द केस कि इसमें 2 आईआरआर आए, सेम आंसर। आईआरआर क्या है? आईआरआर इज दैट रेट एट विच एनपीवी इज 0। तो ये वाले क्वेश्चन में देयर माइट बी 2 आईआरआर्स, एंड है एक्चुअली करिकुलम में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप आईआरआर यहाँ पे 0 डालते हो, 0% डालते हो, तो भी आपका एनपीवी कितना हो जाएगा? 0। तो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे 0% लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कुछ डिस्काउंटिंग ही नहीं होगा ना, अगर मैं आईआरआर 0% ले रहा हूँ। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरा पीवी ऑफ इनफ्लो कितना हो गया? 100 + 0 100, 100 - 50 50, 50 मेरा इनफ्लो, आउटफ्लो कितना था? -50। तो एनपीवी कितना हो गया? 0। ये आईआरआर 0% से भी एनपीवी 0 आ रहा है। एक और आईआरआर है 62%। आईआरआर अगर आप 62% लोगे तो भी आपका एनपीवी 0 आएगा। कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आप डायरेक्ट आईआरआर ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते मल्टीपल कौन से आईआरआर है। तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा? ऑप्शंस डाल के देखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? अगर मेरे को ये चेक करना है 62% पे एनपीवी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऑल यू हैव टू डू इज कैश फ्लो CF0, एंड पहले तो क्लियर कर लेना है सब। तो सेकेंड एंड क्लियर वर्क करोगे। CF0 में कितना डालोगे? 50 माइनस, तो -50 करोगे, एंटर। डाउन एरो में क्या करोगे? 100, एंटर। फिर आप क्या करोगे? डाउन एरो F01 1 फ्रीक्वेंसी 1, फिर डाउन एरो C02 कितना आएगा? 0, एंटर। डाउन एरो फ्रीक्वेंसी 1, डाउन एरो C03 कितना आएगा? 50 माइनस, तो 50, एंड फिर माइनस, एंटर। एनपीवी ढूंढना है क्योंकि एनपीवी 0 होगा ना आईआरआर वो रेट पे, तो एनपीवी प्रेस करोगे तो आई पूछेगा। आई कितना डालना है मेरे को? 62%, तो 62 एंड एंटर करोगे, फिर डाउन एरो करोगे एंड एनपीवी क्या करोगे? कंप्यूट CPT। तो कंप्यूट करोगे तो कितना आता है? -0.03। तो ऑलमोस्ट हम लोग का आंसर कितना आ जाता है? एनपीवी 0। ये लोग ने 62% लिया है, तो अगर एग्जैक्ट लेते तो एनपीवी 0 आता। तो अभी ये कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? 62% है और 0% है, कौन सा आंसर है? तो वील हैव टू पुट इन ऑप्शंस के हिसाब से ही जाना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग ढूंढ नहीं सकते। क्लियर है ये कंसेप्ट? तो अभी हमारा हो गया मल्टीपल आईआरआर एंड नो आईआरआर का पार्ट। तो जस्ट बिकॉज एक कोई अनकन्वेंशनल कैश फ्लो का प्रोजेक्ट है एंड हम लोग का आईआरआर नहीं आ रहा है, डज दैट मीन हमारा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है? ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है कि अनकन्वेंशनल कैश फ्लो है एंड आईआरआर आ ही नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? तो एनपीवी लेना है, क्योंकि इट माइट बी द केस कि नो आईआरआर आ रहा है लेकिन जो प्रोजेक्ट है दैट इज प्रॉफिटेबल इन टर्म्स ऑफ कैश। तो इन दैट केस एनपीवी ढूंढना मैंडेटरी है। तो अगर आप देखोगे तो ये एक काफी बड़ा फ्लॉ है आईआरआर का, फर्स्ट। सेकेंड, स्मॉलर प्रोजेक्ट में हैव हायर आईआरआर। ये बहुत सिंपल है कंसेप्ट। 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। सिंपल एग्जाम्पल लिया है, 2 लाख डाल रहा हूं एंड फर्स्ट ईयर में 4 लाख मिलने वाला है, ये अजम्पशन है। तो आईआरआर कितना हुआ प्रोजेक्ट का? 100%। ऐसे सुनने में तो लगता है बहुत है, राइट? 100%। दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं 20 लाख डाल रहा हूं एंड 30 लाख मिल रहा है, तो आईआरआर कितना हुआ? 50%। तो आप क्या बोलोगे? 100% बेटर है 50 से? 100% बेटर है, तो एक काम करते प्रोजेक्ट ए ले लेते। लेकिन आपको समझना है उसका एनपीवी कितना ही होगा, इसका कितना होगा एनपीवी? अगर अज्यूम करते रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो इसका एनपीवी कितना हो जाएगा? अगर आप करते हो तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था 1.63 लाख, एंड इस प्रोजेक्ट का आ रहा है 7.27 लाख। तो अभी एनपीवी के हिसाब से कौन सा अच्छा है? ये वाला। आईआरआर के हिसाब से ये वाला। तो किस प्रोजेक्ट के साथ जाओगे आप? द वन विद द हाईएस्ट एनपीवी, क्योंकि इससे ही ज्यादा आपका वैल्यू बढ़ेगा ना। अभी एक स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा था इसमें
कि 2 लाख डाल के 4 लाख मिल रहा है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे 10 प्रोजेक्ट ले लो ना, 2 लाख का 10 प्रोजेक्ट ले लो एंड 20 लाख का 40 लाख बना लोगे। बट रियल लाइफ में वो पॉसिबल है क्या? ऐसे 10 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे क्या हम लोग को? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है वो। समझ में आ रहा है? तो वो रियल में पॉसिबल नहीं होगा। अगर हो रहा होगा तो कर सकते हो, बट वो तो बहुत बड़ा अजम्पशन हो गया ना कि इसका 10 प्रोजेक्ट लेके फिर इक्वल करो, नहीं पॉसिबल है वो। तो इन दैट केस कभी भी कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर्स आएगा। कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर्स मतलब आईआरआर के हिसाब से प्रोजेक्ट ए, एनपीवी के हिसाब से प्रोजेक्ट बी। तो अगर कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर्स है तो वी विल हैव टू गो विद द वन विद द हाईएस्ट एनपीवी। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? अभी है ना एक लास्ट पॉइंट है आपको समझने के लिए, एनपीवी एंड आईआरआर का अजम्पशन। अभी है ना मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये समझाता हूँ। रिलैक्सो का एक्चुअल जो कंपनी है फुटवेयर का, उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज अराउंड 15%। यानी कि अगर इक्विटी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे ऑन एन एवरेज उनको 15% चाहिए, अज्यूमिंग देयर इज नो डेट। रिलैक्सो जैसे कंपनीज में देयर इज नो डेट, ठीक है, बाटा, रिलैक्सो, वहाँ पे डेट नहीं है। जो रिक्वायर्ड रिटर्न है इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए उनको कितना चाहिए? ऑन एन एवरेज 15%। जब मैं बोलता हूँ 15%, हम लोग एनपीवी के लिए क्या करते हैं? 15% लेते हैं। एनपीवी के कैलकुलेशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रेज टू 2, 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रेज टू 3 अगर थर्ड ईयर पे आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में सोच रहा हूँ कि 5000 आने वाला है, वो 5000 में मैं 15% देने के बाद कंपनी को कितना बचता है, यही करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? 15% जो इन्वेस्टर्स को देना है। अभी इन्वेस्टर्स को देना है मतलब क्या हो गया? 5000 से डिवाइड बाय 1 प्लस 15% करेंगे एंड जितना बचता है वो कंपनी का। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्वेस्टर्स वो 15% का जो डिविडेंड्स आ रहा है या जो भी है प्रॉफिट्स आ रहा है वो री इन्वेस्ट भी तो कर सकता है कंपनी में। तो अगर शैलेश इन्वेस्टर है, उसको मैं 15% दे रहा हूँ, शैलेश क्या बोल रहा है? काम करता हूँ मैं, री इन्वेस्ट करता हूँ कंपनी में, तो वो कितना एक्सपेक्ट करेगा? 15% एक्सपेक्ट कर सकता है ना आगे भी। अगर या तो ऐसे समझो मैथमेटिकली, अगर डिस्काउंट करने के लिए मैं कितना कर रहा हूँ? 15% से डिस्काउंट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। बट मैं री इन्वेस्ट भी तो कर सकता हूँ ना, ये 5000 पूरा का पूरा री इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना सेकेंड ईयर में, तो कितना होएगा? 5000 ये अगर पीछे लाना है तो डिवाइड बाय 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट रेज टू 1 हुआ। अगर नेक्स्ट ईयर जाना है, री इन्वेस्ट करना है, तो कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 1.15 मतलब 1 प्लस 15% रेज टू 1 अगर नेक्स्ट ईयर जाना है, which is a fair assumption to be made, that is fine, which is a fair assumption, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या बोल रहे हो कि अगर मैं रिलैक्सो में डालूंगा ना पैसा तो ऑन एन एवरेज एवरी ईयर मुझे 15% मिलेगा। अभी इन रियलिटी 15 से ज्यादा भी मिल सकता है कोई साल में, एंड कोई साल में 15 से कम भी मिल सकता है, बट ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में कितना एक्सपेक्ट करोगे आप? 15%, एंड वो ही एनपीवी का अजम्पशन है, विच इज अ फेयर अजम्पशन दैट इज मेड। समझ में आ रहा है? तो एनपीवी का ये अच्छा बात है कि अजम्पशन क्या है, आप पैसा री इन्वेस्ट कर सकते हो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में, जो 100% पॉसिबल है। जब मैं बोल रहा हूं री इन्वेस्ट कर सकते हो, वो लॉन्ग टर्म री इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा है, एक साल का हिसाब से बात नहीं कर रहा है। एक साल में हो सकता है 20% मिले, एक साल में हो सकता है 13%, 12% भी मिले, बट लॉन्ग टर्म में ऑन एन एवरेज 15% मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो एनपीवी का जो अजम्पशन है वो परफेक्ट अजम्पशन है। इन्वेस्टर्स कैन री इन्वेस्ट द मनी विद द कंपनी एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, विच इज अ फेयर अजम्पशन। आईआरआर जब हम कैलकुलेट करते ना, आईआरआर का कैलकुलेशन करते ना, उसमें भी सेम अजम्पशन जाता है कि आईआरआर क्या करते हैं हम लोग कैलकुलेट, आईआरआर जब निकालते हैं तो आंसर 0 आता है एनपीवी का, बराबर। तो हम लोग आईआरआर का अजम्पशन कैसे लेते हैं? इन्वेस्टर्स कैन री इन्वेस्ट द मनी विद द कंपनी एट द आईआरआर रेट। ये आईआरआर का जो कैलकुलेशन होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोजेक्ट लिया मैंने, एक प्रोजेक्ट लिया एंड 3 साल के लिए ना वो प्रोजेक्ट में फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो इतना, सेकंड का इतना, थर्ड ईयर का इतना, एंड अगर आईआरआर आ रहा है 25%, आईआरआर क्या अजम्पशन लगाता है मालूम है क्या? अगर इन्वेस्टर को 25% मिल रहा ना ये प्रोजेक्ट में, अगर वो री इन्वेस्ट करेगा ना 3 साल के बाद और इन्वेस्ट करेगा ना, उसको 25% ही मिलेगा। ये पॉसिबल है क्या? कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, ऐसा पॉसिबल है कि 3 साल के लिए आपको मिला अच्छा रिटर्न्स, बट ऐसा पॉसिबल है कि आप वही रिटर्न्स आगे कंटिन्यू होता ही जाएगा इनडेफिनिटली? बट आईआरआर का अजम्पशन क्या है? कैलकुलेशन का ही अजम्पशन ये है कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको मैंने 25% दिया, एंड अगर आप री इन्वेस्ट कर रहे हो, आप आईआरआर रेट पे ही री इन्वेस्ट कर सकते हो। ये अजम्पशन है उसका, बट इन रियलिटी वो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये चीज पॉसिबल है क्या? नहीं ना।
15% पे आप री इन्वेस्ट कर सकते हो क्या लॉन्ग टर्म के लिए? यस, बट IRR रेट पे थोड़ी ना री इन्वेस्ट करते जा सकते हो। अगर करते जा सकते होते तो वो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो जाना चाहिए था ना। अगर आप 25% पे री इन्वेस्ट कर सकते होते लॉन्ग टर्म में रियल में, तो 25% आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए था, ना कि 15%। बट IRR का ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कैलकुलेशन के लिए। जब हम कैलकुलेट करते कैलकुलेटर पे तो ये अजम्पशन इनबिल्ट जाता है, ये वाला समझ में आ रहा है? तो यही मैंने लिखा हुआ है, यू कांट री इन्वेस्ट इट एट IRR रेट इनडेफिनिटली। कोई भी कंपनी इनडेफिनिटली IRR रेट पे नहीं कर सकता। अभी ऐसे समझो ना, 2 साल के लिए अच्छा रिटर्न्स मिला उसको 30%, डज दैट मीन रिलैक्स हो 30% देता जाएगा लॉन्ग टर्म में? नहीं ना, इनडेफिनिटली 30% दे ही नहीं सकता है। कितना दे सकता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना। क्लियर है ये कंसेप्ट? तो एनपीवी का जो अजम्पशन है री इन्वेस्टमेंट का एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट, दैट्स अ फेयर अजम्पशन। रिक्वायर्ड रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों एक ही चीज है, दैट्स अ फेयर अजम्पशन कि आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। बट IRR का भी यही अजम्पशन है। जब आप IRR कैलकुलेट करते हो, IRR में भी यही अजम्पशन जाता है कि आप री इन्वेस्ट कर सकते हो IRR रेट पे, विच इज अ फ्लॉ। अगर वो पॉसिबल होता तो IRR रेट आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो ये वाला जो अजम्पशन है करेक्ट है, ये वाला फ्लॉ है। तो ठीक है, तो अभी IRR का हम लोग ने 3 फ्लॉज देखा था। सबसे फर्स्ट क्या था कि री इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग IRR के रेट पे, जो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है इनडेफिनिटली। ठीक है। सेकंड हम लोग ने देखा था कि प्रोजेक्ट छोटा रहेगा तो IRR ज़्यादा रहेगा। प्रोजेक्ट ए का एग्जाम्पल कंपेयर टू प्रोजेक्ट बी, तो कॉन्फ्लिक्टिंग टाइम पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वील हैव टू गो विथ NPV, बराबर। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि मल्टीपल IRR है, नो IRR का प्रॉब्लम था। वो होने के बावजूद अनकन्वेंशनल कैश फ्लो में होगा, एंड वो होने के बावजूद ऐसा हो सकता है कि मेरा प्रोजेक्ट इज एक्चुअली प्रॉफिटेबल इन टर्म्स ऑफ कैश। तो फॉर दैट रीजन हम लोग हमेशा किसके साथ जाएंगे? NPV, क्योंकि सिंपल है, NPV का मेजर क्या बताता है कि शेयर होल्डर का वैल्यू कितना इंक्रीज होने वाला है, जो हमारा मेन इंटेंशन है। ठीक है, तो इसके बाद ये पहले लिख लो, इसके बाद हम लोग श्वेजर के क्वेश्चंस करेंगे एंड करिकुलम का जो है डाउट्स वो क्लियर करेंगे। ठीक है।